नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। आजम के लिए खुशखबरी, जी हाँ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया गया है। उनके बरी होने की खबर आई तो उनके परिवार के साथ साथ समर्थकों और शुभ चिंतकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें, पिछले कुछ महीनों से आजम खान के परिवार की राजनीतिक अस्तित्व पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 10 बार विधायक चुने जा चुके आजम के साथ 4 दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके परिवार का कोई सदस्य, सांसद या विधायक नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि आजम खान और उनके परिवार पर अभी तक 124 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से भैंस चोरी, बकरी चोरी, मशीन चोरी से लेकर किताबों की चोरी तक के मुकदमे हैं। इसी खबर पर जारी जानकारी के साथ सीधे न्यूज रूम से दिनकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनकर, देखिए, 3 साल की सजा के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब आजम खान के परिवार वालों में अब खुशी की लहर देखने को मिल रही है। दर्शकों को बता दें कि आजम खान और उनके परिवार के लिए काफी समय बाद खुशी का माहौल सामने नजर आया है, क्योंकि काफी लंबे समय से आजम खान के परिवार पर लगातार मुसीबतों का दौर सामने आ रहा था। पहले आजम खान की हेट स्पीच मामले में विदायकी गई थी, उसके बाद फिर अभी 2023 में ही आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विदायकी चली गई, जिसके बाद लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि जो 4 दशक से लगातार आजम खान का परिवार सत्ता में रहता था, आज स्थिति यह थी कि आजम खान का एक भी परिवार का कोई सदस्य सत्ता में नहीं था, कि कहीं पे भी सरकार में नहीं था, विधायक नहीं था, मंत्री नहीं था। लेकिन आज जब यह मामला सेशन कोर्ट में गया तो इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इनके 2019 में दिए गए बयानों को इनमें इनको बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि यह पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ जिला अधिकारी पर आजम खान ने रामपुर के मिलक विधानसभा में एक बयान दिया था, जिस आपत्तिजनक बयान को लेकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और जिसके बाद 2022 में इनके खिलाफ जजमेंट आता है और इनको सजा सुनाई जाती है, जिसके बाद आज इनको सब बरी किया गया और फिर इनकी विधायकी इनकी अब आगे जब भी चुनाव होगी तो ये विधायकी का चुनाव लड़ सकते हैं। स्वीटी जी बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी है। लेकिन देखिए, 1977 का वो वक्त था जब से वो राजनीति में उन्होंने कदम रखा और फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। और ऐसी भी मानना है कि मुलायम सिंह के ये राइट हैंड बताए जा रहे थे। और जब 2017 का वक्त आया, जब बीजेपी की सरकार आई, तो इनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा थप्पा लग गया। जी बिल्कुल, एक समय था जब आजम खान के पास 7 मंत्रालय हुआ करते थे और जब योगी सरकार 2017 में आती है उसके बाद आजम खान के परिवार पर टोटल 121 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। 121 से लेकर 130 मुकदमे आजम खान के परिवार पर दर्ज किए गए, जिनमें कई गंभीर तो कई सामान्य मुकदमे भी दर्ज किए गए। यानी कि कई ऐसे लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए जो कि अगर नॉर्मल लाइफ में, अगर डेली के लाइफ में देखा जाए तो मुकदमे भी नहीं है। भैंस चोरी, किताब चोरी तक के मुकदमे दर्ज करवाए गए आजम खान के ऊपर। लेकिन इन सब के बावजूद आजम खान के लिए खुशखबरी की खबर सामने आई, क्योंकि आजम खान का परिवार लगातार मुसीबत झेल रहा था। इस बीच एक खबर जो ये आई है कि आजम खान को बरी कर दिया गया है। यानी अगर उपचुनाव नहीं हुआ होता तो आजम खान की सदस्यता बहाल हो गई होती अभी, जैसा ये डिसीजन सामने आया था कोर्ट का। लेकिन वहां पे उपचुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब आगे कहीं से भी आजम खान चुनाव लड़ सकेंगे। जी बिल्कुल, आजम खान के परिवार की बात की जाए तो दिनकर, कोई भी परिवार का ऐसा मेंबर नहीं रहा होगा जिसने जेल की हवा नहीं खाई होगी। और देखिए, हालांकि अगर पत्नी की बात की जाए तो भी बेल पे बाहर चल रही है, बेटे की भी विदायकी जा चुकी है, बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ मामला उनके ऊपर दर्ज था। यानी कि सारे परिवार के लोग एक एक सदस्य जेल की हवा खा चुके हैं। 2017 के बाद से एकदम राजनीतिक में उल्टी बहार देखने को मिली थी आजम खान के परिवार वालों में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक वक्त था जब आजम खान की पत्नी राज्यसभा में होती थी, आजम खान खुद मंत्री हुआ करते थे, 7 मंत्रालय उनके पास थे, बेटा विधानसभा में हुआ करते थे। लेकिन एक वक्त आया 2017 के बाद जब आजम खान का पूरा परिवार और पूरा कुनबा बिखरता हुआ दिखाई दिया। सभी को किसी न किसी मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन जब सेशन कोर्ट से आज जब फैसला आया तो समर्थकों और उनके परिवार में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि आजम खान के अभी उपचुनाव हुए स्वार में, वहाँ उनके बेटे का जो सीट था वहाँ से भी अपने
अपना दल के शफीक अंसारी जीत कर आते हैं। यानी आजम खान का कुनबा धीरे धीरे बिखरता जा रहा था। कहा जा रहा था कि रामपुर में कहीं आजम खान की पकड़ ढीली तो नहीं हो गई। जो गढ़ माना जाता था, जहां पे आजम खान ने रजवाड़ों से लड़ाई लड़ी, उसके बाद वह खुद सत्ता में आए, जिस तरीके से उन्होंने लड़ा और अपने आप को कायम किया था, कहीं उनका पूरा कुनबा बिखरता तो नहीं जा रहा है। लेकिन आजम खान को जब ये बरी की गई है, तो अब बड़े सवाल यह है कि क्या आजम खान का जो हैसियत, जो कद रामपुर में था, रामपुर के अगल बगल जितने विधानसभा क्षेत्र थे, लोकसभा क्षेत्र वहां था, क्या फिर से वह बहाल हो पाएगा या नहीं? स्वीटी जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जब ये खुशखबरी निकल के सामने आई, इसके बाद से बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई क्या प्रतिक्रिया आई है इस पे दिनकर? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आजम खान के वकील थे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आज सेशन कोर्ट में जब इस मामले का निपटारा किया गया, जब सुनवाई हुई, तो हम जीत कर आए हैं सामने। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, उन्होंने कहा है। हालांकि उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई और ऑफिशियल प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभी तक अखिलेश यादव या शिवपाल यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। लेकिन अखिलेश यादव हो या शिवपाल यादव हो, सबके लिए खुशी की खबर है, क्योंकि आजम खान जो कि एक तरीके से जहां पे भी चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए, चाहे वो निकाय चुनाव हो या उपचुनाव हो, हर जगह उनका एक जो बयान आता था वो बहुत ही सेंटिमेंटल और इमोशनल टाइप का आ रहा था। एक आजम खान का वो दौर था 17 से पहले, जब वो भरे मन से गर्जा करते थे, लेकिन अब के बयान ऐसा लग रहा था जैसे आजम खान अपने राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो लोगों से निवेदन करते दिखाई दे रहे थे कि मुझे वोट करो और मेरे प्रत्याशी को जिताओ। लेकिन इसके बावजूद इस बार भी स्वार विधानसभा से उनके बेटे की जो सीट थी, वहां से उनका कैंडिडेट ना जीतकर शफीक अंसारी अपना दल का कैंडिडेट जीत जाते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खुशखबरी है ये आजम खान के परिवार के लिए, आजम खान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनकर तमाम जानकारियों के लिए। तो महीनों बाद आजम खान के लिए गुड न्यूज आई है। बता दें कि उनको बरी कर दिया गया है। हेट स्पीच का ये पूरा मामला था, जब रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया और आजम खान को बरी कर दिया गया है। और योगी सरकार ने बदला है एक और नाम। प्रतापगढ़ के मनगढ़ का नाम अब कृपालू धाम होगा। मनगढ़, बता दें मनगढ़ का नाम कृपालू धाम मनगढ़ किया गया है। अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने जारी किया है आदेश। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक और नाम बदला गया है। प्रतापगढ़ के मनगढ़ का नाम अब कृपालू धाम मनगढ़ किया गया है। तो एक और जगह का नाम बदला गया है और बता दें कि इसमें अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने ये आदेश जारी किया है। तो योगी सरकार ने एक और नाम बदला है। प्रतापगढ़ के मनगढ़ का नाम अब कृपालू धाम मनगढ़ किया गया है। मनगढ़ का नाम अब कृपालू धाम मनगढ़ किया गया है और अपर सचिव ने ये आदेश जारी किया है। तो अपर सचिव सुधीर गर्ग ने ये आदेश जारी किया है। अब नाम चेंज हो चुका है, एक और जगह का नाम बदला गया है। मनगढ़ का नाम बदल के कृपालू धाम मनगढ़ रखा गया है। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि नाम बदलने का सिलसिला कई दिनों से चलता आ रहा है। एक बार फिर से यही तस्वीर निकल के सामने आई है, जब मनगढ़ का नाम बदल के कृपालू धाम मनगढ़ रखा गया है। अपर सचिव सुधीर गर्ग ने यह आदेश जारी किया है। तो योगी सरकार ने बदला है एक और नाम। प्रतापगढ़ के मनगढ़ का नाम बदल के कृपालू धाम मनगढ़ रखा गया है। अपर सचिव द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। अपर सचिव सुधीर गर्ग ने आदेश जारी किया है और नाम बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर करारा तंज कसा है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में डीके शिव कुमार की एंट्री हो रही है, जिस पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास पहले से ही 2 डीके हैं। डी का मतलब है दिग्विजय सिंह, के का मतलब है कमलनाथ। कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए यही 2 डीके काफी है। बाहर से डीके आएंगे तो आसमी कांग्रेस से क्या होगा, अंजामी कांग्रेस क्या होगा। साथ ही कहा है कि कमलनाथ जी को अगर विश्वास
करना है तो डीके पर मत करे। सुरेश पचौरी, अरुण यादव, भूरिया जी जो घर में बैठे हैं इन पर विश्वास करें, इनसे काम ले। आयतित लोगों से काम नहीं चलने वाला है। एमपी की जनता ये समझ गई है कि साथ ही इस दौरान पवन खेड़ा पर भी नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। डी और के पहले से हैं यहाँ तो। डी मतलब दिग्विजय सिंह जी, के मतलब कमलनाथ जी। बर्बाद कांग्रेस करने को 2 ही डी के काफी हैं। बाहर के डी के आ जाएंगे तो अंजाम कांग्रेस क्या होगा, ये अंदाज करना चाहिए। कमलनाथ जी अगर विश्वास करना है तो उस डीके पे मत करो। आदरणीय पचौरी जी घर बैठे हैं, अरुण यादव जी घर बैठे हैं, भूरिया जी घर बैठे हैं। इन पर विश्वास करके इन्हें काम में लो। आयातित लोगों से काम नहीं चलने वाला मध्य प्रदेश में। अब कांग्रेस के बारे में समझ गई है जनता। ये स्वयंभू जो बने बैठे थे कि भावी मुख्यमंत्री हैं, भावी नेता हैं, अविश्वम भावी हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस की ज़रूरत है, और खेरा ने इस सब पे पानी फेरा है। अब ये बात उनने स्पष्ट कर दी है, और इसलिए आप ये तय मान के चलिए अब 26 तारीख की जो बैठक है ना, ये भावी वगैरह सब स्पष्ट हो जाएगा। और इटावा पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूपी की व्यवस्थाओं सपा सरकार ने बर्बाद कर दिया था। बीजेपी सरकार सर्वजन की सरकार है जिसमें हर किसी की बात सुनी जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा है कि सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में आउटसोर्सिंग एजेंसी की रखरखाव व्यवस्था बेहद खराब है। जगह जगह टाइल्स टूटे हुए मिले हैं, गंदगी का अंबार नजर आया है, जिस कारण आउटसोर्सिंग एजेंसी का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। एमआरआई सुविधा बाधित होने पर पाठक ने कहा है कि जल्द ही एमआरआई सुविधा को दुरुस्त कर दिया जाएगा। हजारीबाग की स्वाति संदीप ने यूपीएससी में 490 रैंक लाकर हजारीबाग का मान बढ़ाया है। आपको बताते चले कि स्वाति संदीप ने बताया है कि ये बैग्स में खुश नहीं हूं, जो मैंने सोचा था वैसा रैंक नहीं आया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मैं किसी प्रकार की कोई भी कोचिंग नहीं करती थी, खुद सेल्फ स्टडी करती हूं। तो हजारीबाग की स्वाति ने मान बढ़ाया, उन्होंने यूपीएससी क्रैक कर लिया है और 490 रैंक उनको मिला है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मुझे इस रैंक से खुशी नहीं है, इससे ज्यादा की उम्मीद मैं रखती थी। कि कहने लायक नहीं है, लेकिन बेटी मेरी इससे संतुष्ट नहीं है। इतना मेहनत की, हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि इतना नीचे रैंक जाएगा इसका, तो थोड़ा इस बात का तकलीफ तो है। इतने में मैं भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटी उस लायक नहीं थी। काफ़ी लेबोरियस है मेरी बेटी। हम लोग तो आश्चर्य हो गए कि नंबर इतना नीचे कैसे आ गया इसका। खुशी तो इतना है कि कहने लायक। मतलब जैसा तो मैंने सोचा था कि एक अच्छा रैंक आएगा, ऑल्दो ऑल इंडिया रैंक 490 है, तो मेरे मन मुताबिक तो नहीं है, बट इस एग्ज़ाम को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालने में मुझे पर्सनली काफ़ी खुशी हो रही है। मैं कहूँगी सर कि एक कंसिस्टेंसी थी, एक डिसिप्लिन था, एक खुद से ईमानदारी थी, और पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था, मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट था, मेरे भाई बहन का। मेरी पूरी पढ़ाई सेल्फ स्टडी से हुई है। मैंने कोचिंग से मॉक टेस्ट लिए थे, बट मेरी पढ़ाई बेसिकली सेल्फ स्टडी। अगली खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां यूपीएससी की परीक्षा में जिले के एक छोटे से गांव अतरासी के रहने वाले 21 वर्षीय सौरभ ने 705वीं रैंक हासिल की है। बता दें सौरभ मध्यम परिवार से आते हैं। उनके पिता हसनपुर डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात है। सौरभ की मम्मी हाउसवाइफ है और छोटी बहन बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है। सौरभ ने बताया कि 8 घंटे पढ़ाई करते थे, मोबाइल से नोट्स बनाए और उनसे पढ़ाई की। सौरभ का लक्ष्य यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर सिविल सर्विस में जाना था। जब सौरभ के परिजनों को यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने की सूचना मिली तो परिवार में खुशियां छा गई। उन्होंने सौरभ को मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर हौसला अफजाई किया। वहीं इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद इमरान ने सौरभ व उनके परिजनों के साथ खास बातचीत की।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के छोटे से गांव अतरासी निवासी सौरभ जिसने यूपीएससी में 705 रैंक प्राप्त किए, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं आसपास के लोग भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 705 रैंक प्राप्त करने के बाद उनके परिजनों में खुशी का क्या माहौल है, इसको देखते हुए हमारे साथ सौरभ जो कि छात्र हैं वो मौजूद हैं। अब उनसे बात कर ले रहे हैं कि उन्होंने उनकी कामयाबी के पीछे क्या रीजन रहा है। हमारे साथ सौरभ मौजूद है, मैं सौरभ से बात करूंगा। सौरभ, जो आपने कितने घंटे पढ़ाई की और मतलब किस तरह से आप जो है स्टडी करते थे? मुझे रात को पढ़ने का शौक पहले से था। मतलब मैं 6 से 8 घंटे पढ़ता था रात को डेली। अच्छा, इस कामयाबी का श्रेय किसको देना चाहिए? फैमिली, अपने गाँव को, फ्रेंड्स वगैरह को। किस तरह से स्टडी की थी आप? सर हर चीज बैलेंस करके ली थी। ये करना है तो करना ही है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मेरा, ये था। आपने 705 रैंक प्राप्त की है ऑल इंडिया में, अगर इसका जो है मतलब क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ये कि इस लाइन में आना चाहिए कुछ, तो फिर देश बदलेगा, अपना गांव बदलो। यही बस। ये फैमिली में पापा क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट हैं, वो डाक विभाग में है। मम्मी क्या करती मम्मी हाउसवाइफ है। हैं? हमारे साथ सौरभ के दादाजी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका जो है उनकी पढ़ाई में किस तरह से योगदान रहा है। जी, क्या नाम है? तहसील से रिटायर क्या नाम है? नरोत्तम सिंह। अच्छा, सौरभ ने जो है 705 रैंक प्राप्त की है, तो आपका कैसा योगदान रहा उनकी पढ़ाई में? बहुत बढ़िया योगदान रहा, जैसा इनने मांगा वही हमने दिया, पूरी हेल्प करी है। फैमिली में लोग क्या क्या करते हैं? फैमिली में लोग, हमारी तो वही मजदूरी का ही काम है, दुकानें कर रखी हैं तो इसका वापा हुआ ही। हमारे साथ ये सौरभ की सिस्टर मौजूद है, छोटी सिस्टर है। इनसे बात करें कि मतलब जो है भाई ने, जी क्या नाम है? डॉली। डॉली, भाई ने जो है अपने मतलब जिले का, आपके परिवार का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, क्या कहना चाहिए? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि पहली बार किसी ने जिले में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में भाई ने पहली बार ये स्थान प्राप्त किया है, यूपीएससी क्लियर किया है। हमें बहुत खुशी है इस बात की। आपका किस तरह से सहयोग रहा भाई की पढ़ाई में? नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती थी। ये पढ़ते थे तो पढ़ने दिया था, मतलब ऐसा ये नहीं कि हाँ डिस्टर्ब करने भाई जाके। बहन अक्सर जो है झगड़ा करते थे। हाँ, तो डिस्टर्ब नहीं करना होता था, ये पढ़ते थे तो पढ़ने देते थे। तो ये थे सौरभ की फैमिली, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सौरभ ने अपनी लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाई करके काफी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और गाजियाबाद के लोनी के शकलपुरा गांव की रहने वाली एक बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है। शकलपुरा गांव की रहने वाली महिमा कसाना आईएएस बन गई है। ऑल इंडिया रैंकिंग में महिमा कसाना ने 141वें रैंक हासिल की है। उनके ऑफिसर बनने से परिवार में गांव की खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद बैंकों में 2000 के नोट को बदलने का काम जारी है। इसी कड़ी में गाजियाबाद के बैंकों में बेहतर सुविधा की गई है। गाजियाबाद के बैंकों में नोट बदलने के बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाएं नियंत्रण में है और ब्रांच में अभी तक लोगों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है। कश्मीर में रंग में रंगी G20 डेलीगेट्स, महिला डेलीगेट्स ने पहना कश्मीरी लिबास। कश्मीर में ट्रेडिशनल ड्रेस में विदेशी मेहमान आए हैं। 11 महिला डेलीगेट्स ने पहनी है कश्मीरी ड्रेस।
छतरपुर जिला के बडमा लहरा में स्थानीय मंगल भवन में बडमा लहरा जिला बनाव की बैठक हुई, जिसमें आंदोलन को गति देने के लिए मिशन 90 डे पर चर्चा की गई। बडमा लहरा जिला बनाव के लिए आयोजित बैठक में सभी दलों के राजनीतिक प्रतिनिधि, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, वकील, पत्रकार, दुकानदार, व्यापारी वर्ग, सरपंच समेत घुवारा भंगवा के लोग शामिल रहे, जिसमें चर्चा के बाद जिला बंद महा आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। और ललितपुर की नवीन गल्ला मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार है, जहां प्रतिदिन करोड़ों का टर्नओवर किया जाता है। लेकिन फिलहाल यहां के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार अवैध रूप से बढ़ते अतिक्रमण को रोकने में यहां के सचिव और अधिकारी भी नाकाम है। बहराइच में चीनी मिल का बॉयलर खुलने से 2 कर्मी झुलस गए, जहां दोनों कर्मियों की हालत नाजुक होने से उन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हादसा मिल में काम करते हुए हुआ, जब मामला केसरगंज तहसील के पार्ले चीनी मिल परसेंटी का बताया जा रहा है। हरदोई में अरवल इलाके के एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जहां देखते ही देखते आग ने पड़ोसी 5 अन्य घरों को भी अपने आगोश में ले लिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने ग्रामीणों की मदद से लगभग 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया। साथ ही एसडीएम ने घटनास्थल पर जाकर नुकसान का जायजा लिया। मैनपुरी की कोतवाली थाना क्षेत्र में प्राइवेट चिकित्सक के गलत उपचार से एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक महिला बुखार और पेट दर्द की दवाई लेने क्लिनिक गई थी, जहां उसे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसकी हालत नाजुक होने लगी। फिर आनंद फानंद में उसे अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद महिला के परिजनों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पच्चीस मई को सीएम योगी का दौरा, कार्यक्रम को लेकर प्रशासन खुफिया विभाग अलर्ट है। एसएसपी डीएम ने कार्यक्रम स्थल का किया है निरीक्षण। 24, 25, 26 मई को होगा कार्यक्रम आयोजित। संत समागम के साथ 32 मान के भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एसएसपी डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। 24, 25 और 26 मई को होगा कार्यक्रम आयोजित। तो सीएम योगी का दौरा है 25 मई को और ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन खुफिया विभाग अलर्ट पे है। और बता दें कि एसएसपी डीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। ये तस्वीरें सीधे वहीं से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पे 24, 25 और 26 मई को कार्यक्रम होना है और सीएम योगी का दौरा भी बताया जा रहा है। इस दौरान 25 मई का वो दिन है जब सीएम योगी दौरे पर आएंगे और तमाम जायजा लिया जा रहा है आला अधिकारी द्वारा। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन खुफिया विभाग अलर्ट पर है। साहिबाबाद विधानसभा से बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में अवैध धार्मिक मज़ारों के निर्माण को हटाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जहां पत्र में विधायक ने लिखा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कुछ ही दिनों में अवैध धार्मिक मज़ारों का निर्माण किया गया। साथ ही कहा कि धार्मिक स्थल की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। बदायूं में पुलिस ने अफीम के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां दोनों आरोपी युवक अफीम की सप्लाई करने जा रहे थे। आपको बता दें कि पकड़े गए दोनों युवक झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामला बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।